अब आप देखेंगे मेरी मित्र रूबिका लियाकत के साथ मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल नए अंदाज में। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपने इनसाइड स्टोरी में कुछ महत्वपूर्ण जो आज की खबरें थे उसकी डिटेल्स देने की कोशिश की है, लेकिन हम ये जो रामनवमी के मौके पर बवाल पूरे देश में उठ खड़ा हुआ है उसकी इनसाइड स्टोरी मास्टर स्ट्रोक के रूप में लेकर आएंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। अब इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग तेज होने वाली है, लेकिन असली जंग तो पंजाब की पुलिस लड़ रही है, जिसे अमृतपाल का पता ही नहीं मिल रहा है। हम आपको ये तमाम खबरें आगे दिखाएं, लेकिन उससे पहले बात महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल की, जहां अमन के दुश्मनों ने रामनवमी पर नफरत के शोलों को खूब हवा दी है। कोलकाता से सटे हावड़ा में कल हुई आगजनी, पथराव और बमबाजी के बाद आज एक बार फिर से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और आज हम आपको बंगाल के माथे पर कलंक का टीका लगाने वाले उसी वारदात की एक एक हकीकत दिखाएंगे। पत्थर के प्रहार से अमन को लहूलुहान करने वाले हर चेहरे की पहचान करवाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे इन हाथों ने पत्थर उठाए क्यों, इन हाथों में पत्थर थमाए किसने, आखिर वो बात कौन सी है जिसके चलते पश्चिम बंगाल का हावड़ा अचानक सूखे तिनके की तरह धधकने लगा। एबीपी न्यूज पर हम आज इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि हावड़ा में आग लगाकर कहीं पूरे देश को दहकाने की साजिश तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो वो कौन है जो मुल्क का माहौल बिगाड़ना चाहता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि हावड़ा में हिंसा की आग दोबारा भड़की कैसे। जिस वक्त हावड़ा के आम लोग दंगे को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कुछ लोग दंगा भड़काने की साजिश भी तैयार कर रहे थे। और समझना मुश्किल नहीं है कि उन्हें रोकने की पुलिस की कोशिश में कोई दम नहीं दिखा। जिस वक्त हावड़ा का मंजर बदल रहा था, उस समय एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय वहीं लाइव कवरेज कर रहे थे। यहाँ पर पुलिस जो है रास्ते के बीच में है और जो नमाजी निकल रहे हैं, पूरा रास्ता जो है उसमें ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह से कहीं भी कोई दिक्कत किसी तरह से ना आने पाए। और लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बड़ी चिंता की बात यहाँ पर ये है कि जो कोशिश की जा रही थी कि लोग इकट्ठे ना हों, वो हो नहीं पा रहा है। देखिए अभी हमको जगह जगह लोगों के झुंड दिखाई पड़ रहे हैं और ये बीच में पुलिस जो है, देखिए हावड़ा की सिटी पुलिस है, ये आप देख सकते हैं गश्त लगाते हुए, फ्लैग मार्च करते हुए बीच में ये है। अभिषेक उपाध्याय एबीपी न्यूज के दर्शकों को हावड़ा का हाल दिखा ही रहे थे। पुलिस प्रशासन भीड़ जमा होने से रोकने में नाकाम रहा। वो दर्शकों को ये बात बता ही रहे थे कि अचानक बवाल शुरू हो गया, लेकिन हमारे रिपोर्टर और कैमरा पर्सन एक एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाते रहे। जानकारी दे रहे, बवाल शुरू हो गया। इधर देखिए, पीछे देखिए, हंगामा शुरू हो गया। पीछे में जो है अभी इस समय हम देख रहे हैं कि पत्थर चल रहे हैं। देखिए सामने से जूम करके दिखाइएगा इसको। का जो अपार्टमेंट है ये देखिए सामने से, ये देखिए फिर सामने से फेंका गया और इधर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जब तक बवाल चलता रहा, दीदी की पुलिस दंगाइयों के बीच चुपचाप खड़ी रही। दंगाई दहशत मचाते रहे और पुलिस वाले तमाशबीन बने देखते रहे। इसका वीडियो सबूत आपके सामने है। बताया जाता है कि दंगाइयों की भीड़ एक धार्मिक स्थल पर जमा थी। ये टोलियों की शक्ल में दोपहर करीब 1 बजे निकलती गई और बवाल बढ़ता चला गया। दंगाइयों ने एबीपी न्यूज की टीम को भी निशाना बनाने की कोशिश की। पत्थर मारकर हमारे टीम मेंबर्स को नुकसान पहुंचाने और कैमरा तोड़ने का भी प्रयास हुआ। ये सब कुछ एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो गया। यहाँ से देखिए पत्थरबाजी बहुत ही तेज है और सामने से मीडिया की ओर पत्थर फेंका जा रहा है। आइए जल्दी आइए, देखिए मीडिया की ओर पत्थर फेंका जा रहा है और मीडिया को इस समय मीडिया को दौड़ाया जा रहा है। सवाल यह है कि हावड़ा में आग लगी या लगाई गई। अगर लगाई गई तो कसूरवार कौन है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने दंगे वाली जगह पर लोगों से बातचीत कर ये बात समझने की कोशिश की। बात क्या हो गई थी, कौन सा ऐसा नारा था जिसमें बात बढ़ गई? बार बार एक ही नारा बोला जाता है, हिंदुस्तान में रहेगा तो बेटा जय श्री राम बोलने हो। जय श्री राम और गलत यूज है इस तरह से। और इसी बात पर बात बढ़। और मगरिब का समय हो गया, हम लोग को भी रमजान चला, अफ्तार का समय हो, मतलब शाम की जो मगरिब की नमाज का। हाँ, तो उसको बार बार बोला जा रहा है आप लोग शांति से जाओ, हम लोग को अजान होगा। इसी बात को लेकर के कहाँ से आज़ाद क्रिएटेड है, कुछ नहीं। रामनवमी की जुलूस तो हर साल निकलती है,
लेकिन जाने आने में लोगों को रोका गया। उसके बाद बमबारी यही सब की और क्या। पिछले साल भी हुआ था लेकिन इतना नहीं हुआ। इस बार भयंकर नारे तो हर साल लगता है, हर साल लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें जय श्री राम यही सब नारे थे। टीएमसी के उपाध्यक्ष अभिषेक बनर्जी आए तो बंगाल की पुलिस और प्रशासन की नाकामी का जिक्र तक नहीं किया, क्रोनोलॉजी समझाने लगे। 2 दिन पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाके मिलके आए और 2 दिन बाद 27 तारीख को वो गए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। आधा घंटा का बैठक हुआ और वहां से निकल के अगला दिन कलकत्ता आए और उसका अगला दिन कलकत्ता में एक जगह है श्याम बाजार, वहां पे बैठक करके मीटिंग करके वो पब्लिकली मीडिया के सामने बोल रहा है कल टीवी में नजर रखना। और कल क्या होता है? कल दंगे शुरू हो जाता है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ममता के भतीजे ने बीजेपी को टारगेट किया तो दूसरी तरफ से भी करारा जवाब आया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगा दिया। बंगाल आज इस्लामिक स्टेट ममता बनर्जी के नेतृत्व में, संरक्षण में, उनके तुष्टीकरण में वो लगभग उसकी रूपरेखा पूरा खींचा ही नहीं गया, व्यवहार में है। एक बात साफ है कि हावड़ा की हिंसा पर राजनीति रफ्तार पकड़ चुकी है, मगर डरे सहमे लोगों को पॉलिटिक्स की नहीं, प्रोटेक्शन की जरूरत है। हालात अभी काबू में है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए बहुत कुछ चीजें बयां कर रही हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस का दावा है कि हालात कंट्रोल में है, लेकिन इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है। सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ ना जाए, इसे लेकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हालांकि ये भी सही है कि हावड़ा में जो हिंसा हुई, जिस तरह के हालात बने, उसे लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। कांच के बॉटल्स फेंक रहे हैं। 20 सेकंड का यह वीडियो बताने के लिए काफी है कि हावड़ा में पिछले 24 घंटे से कैसे हालात हैं। एक संकरी सी गली, सामने उन्मादियों की भीड़, हाथ में पत्थर, सोसाइटी का गेट बंद था, लेकिन इन दंगाइयों की हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। गेट खोल दिया, मम्मी वो लोग अंदर आ रहे हैं, पापा को बोलो। रामनवमी के बाद हावड़ा में दंगा ब्रिगेड के हौसले कितने बुलंद थे, इसकी कुछ और तस्वीरें सामने आई। बवाल मचाने वालों ने धार्मिक स्थल को भी नहीं बख्शा। पुलिस आया हुआ था, पुलिस का 6 गाड़ी 6 का 6 गायब है, सब तोड़ रहे हैं। ये रैफ वाले लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ तमाशा ही देख रहे हैं। पूरा हावड़ा बंद है, पूरा हावड़ा बंद हो गया है, सब दुकानें सब बंद हो गई है। सिर्फ पुलिस आ रही है, वो भी देख के सब चेहरा देख रही है। भयंकर दंगा हुआ है, कुछ नहीं होने वाले, लोग सब रोड में सब कुछ फेंक रहे हैं। थोड़ी देर बाद वीडियो बनाने वाले ने बताया कि सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पूरी बस्ती सड़क पर तोड़फोड़ करने पहुंच गई। इतना लोग निकला है, पूरा बस्ती आ गया है। पहले हम तेरे को खबर लाके दिया कि 2-2, 3-3 तल्ला तक फेंक रहा है कांच का बोतल, पत्थर। पूरा श्री अपार्टमेंट तोड़ेगा लगता है। मंदिर भी तोड़ रहा है, पत्थर और फेंक रहा है, सब तोड़ रहा है, और ये पुलिस रैफ कुछ नहीं कर रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के साथ मनोज्ञा लोईवाल भी हावड़ा के शिवपुरी इलाके में थी। हिंसा तोड़फोड़ के बाद इलाके के जो हालात थे, जिस तरह की तस्वीर थी, इसका फर्स्ट हैंड अकाउंट मनोज्ञा ने रिपोर्ट किया। जो गाड़ियां टूटी हैं और जो स्थिति है वो अपने आप में बता रही है कि किस तरह से रामनवमी के जुलूस के दौरान तोड़फोड़ हुई है। सामान यहाँ पड़ा हुआ है, गाड़ियों की तस्वीरें हैं, और ये एक नहीं, ऐसी कई गाड़ियां लगातार यहाँ पर लगी हुई हैं जिनको तोड़ा गया है जुलूस के दौरान और उसके बाद हुई गतिविधियों के दौरान। से क्या दुश्मनी है, दुकानदार का पूरा सामान जला दिया लोग, हम लोग तो बेमौत मर गया ना। देखिए पूरा दुकान मेरा जल गया। लेकिन रामनवमी पर बवाल किसने भड़काया, पत्थरबाजी की शुरुआत कैसे हुई, इसे लेकर अलग अलग थियरी सामने आ रही है। लेकिन पहला सवाल रूट को लेकर था। ममता बनर्जी का कहना था कि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जानबूझकर रूट बदला गया। पुलिस के क्लियर कट इंस्ट्रक्शन দেওয়া হয়েছিল যে মিছিল যে করবে তার রুট ঠিক করে দেবে, সেই রুটে মিছিল করবে, अनऑथराइज्ड रूटे मिছিল হবে না। लेकिन एबीपी न्यूज के पास रामनवमी वाली शोभा यात्रा के पूरे रूट की एक्सक्लूसिव कॉपी। इसके मुताबिक रूट बदला नहीं गया था।
रूट पहले से ही तय था कि शोभा यात्रा शिवपुर से जानी थी और पुलिस ने इस रूट को मंजूरी दी थी। यही वजह है कि शोभा यात्रा के आयोजकों से लेकर बीजेपी तक ममता पर हमलावर है। सारा रूट मैं फॉलो किया हूँ, प्रशासन से बार बार मेरी विनती थी, सारी ऑर्डर कापियां मेरे हाथ में है मैडम, ये देखिए रूट में भी मैं दे दिया हूँ। फिर यहाँ तक हम स्लोगन क्या देंगे, स्लोगन भी हम लोग पुलिस को दे दिए थे। छतों कहाँ हुई है, पत्थरबाजी हुई कहाँ से? पत्थर शिवपुर थाने के बगल से पीएम बस्ती है, बाएं तरफ से छत के ऊपर से पथराव किया गया। अपने जुलूस को हम भी डिस्टर्ब करेंगे, सब संभव नहीं। हमारी माताएं थी, बहनें थी, बच्चे थे। रॉन्ग रूट की कोई बात ही नहीं। हावड़ा मैदान तक प्रोग्राम का परमिशन था, कमेटी ने परमिशन किया था और हावड़ा मैदान तक जाने का वही एकमात्र रूट है। जब कागज सामने आ गया तो ममता बनर्जी के सुर भी बदल गए। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि अब पुलिस के रोल की जांच होगी, अगर पुलिस ने गलत परमिशन दी तो उन पर एक्शन होगा। আমি পরিষ্কার বলছি, আজকের ঘটনায় যারা দায়ী, যারা ঢুকতে দিয়েছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে স্ট্রং অ্যাকশন নেব। बात पुलिस पर एक्शन तक आ गई, लेकिन बीजेपी का सवाल है कि जिन लोगों ने पथराव किया, हंगामा किया, आगजनी की, जिन दंगाइयों ने प्रॉपर्टी का नुकसान किया, उन्हें लेकर ममता बनर्जी का रुख क्या है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ममता ने हावड़ा हिंसा की छानबीन करवाने से पहले ही एक विशेष समुदाय को क्लीन चिट दे दी। পূর্ণ পূজা চলছে, অন্যদিকে মুসলিমদের রোজা চলছে, রমজান মাসও চলছে, আর আমাদের এখানে 33% মুসলিমও আছে। তাদের পরিবারগুলো রোজা করে, রমজান করে, উপবাস করে। এই সময়টা তারা কোনো অন্যায় কাজ করে না, কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে ওদের স্যাক্রিফাইস বলতে পারেন। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। बीजेपी ने तो ममता बनर्जी को दंगे का क्वीन पिन तक बता दिया। ये दंगा की किंग पिन है, क्वीन पिन। तो उसका पास से माइनॉरिटी वोट खिंचक गया, वो वोट वापस लाने के लिए एक्सेप्ट कर रहा है। NIA सीधा वहाँ खिदिरपुर में किया था, लक्ष्मी पंचमी का दिन वहाँ NIA होने का बाद सीधा हो गया, यहाँ भी NIA, ओनली NIA। हावड़ा में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार भी एक्टिव है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पश्चिम बंगाल बीजेपी स्टेट के चीफ सुकांता मजुमदार से बातचीत की और बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में जानकारी। केंद्र सरकार अलर्ट पर है और इसलिए भी अलर्ट पर है क्योंकि इसी तरह की हिंसा की तस्वीरें बिहार के सासाराम से भी आई। बताया जा रहा है कि रामनवमी के जुलूस के समापन पर जब पंडाल समेटे जा रहे थे, उसी दौरान दो समुदायों के बीच बहस हो गई और फिर देखते ही देखते बवाल बढ़ता चला गया। पथराव, आगजनी की तस्वीरें सामने आने लगी। पुलिस को हालात काबू करने के लिए धारा 144 यहां पर इस इलाके में लागू करनी पड़ गई। नफरत के अंगारे, स्पॉट नंबर 1, सासाराम, बिहार। नफरत और गुस्से का गुबार फूटा तो बिहार का सासाराम जंग का अखाड़ा बन गया। पत्थरबाजी, आगजनी, गोलीबारी, बमबाजी से सासाराम की फिजाएं गूंज उठी। नफरत के शोले धधके तो सासाराम में धारा 144 लगानी पड़ी। बवाल के चैप्टर को दो गुटों की झड़प ने हवा दी। सासाराम के गोला बाजार से बवाल की चिंगारी ने तूल पकड़ा और नफरत के शोले कादरगंज, मुबारकगंज, चौखंडी और नवरत्न बाजार में भड़क उठे। दुकानों को आग लगा दी गई। हालात बिगड़े तो बाजार बंद कर दिए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात हो गई। घड़ी की सुइयों ने शाम 4:30 के कांटे को छुआ। हालात कंट्रोल में होने की बजाय और बिगड़ गए। दोनों पक्षों के बीच गोलियां चली, बमबाजी तक हुई। झड़प में पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई। बढ़ते वक्त के साथ बवाल और बढ़ा। हालात इतने बिगड़े कि मौके पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनात करनी पड़ी। दोनों पक्ष की ओर से कुछ तनाव है, यही सारा प्रशासन लगा हुआ है। हम लोग शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं और कुछ घर में थोड़ी सी लोग लगाया था आग वगैरह, वो बुझाया जा रहा है। सासाराम की सड़कों को पत्थरबाजों की पलटन और उपद्रवियों ने क्यों आग का गोला बनाया, इस बवाल की नींव कहां पड़ी, अब ये भी जानिए। हुआ यूं कि सासाराम में रामनवमी के जुलूस का समापन हो चुका था। पंडाल समेटे जा रहे थे। इसी दौरान दो पक्षों में बहस हुई। यही बवाल की वजह बन गई। पंडाल को आग के हवाले कर दिया गया। पंडाल से निकली चिंगारी सासाराम की दुकानों में शोला बनकर धधक उठी। पुलिस लाउडस्पीकर पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अनाउंसमेंट करती रही। संपूर्ण सासाराम क्षेत्र में धारा 144 लागू की जाती है। हिंसा के बाद सासाराम को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। फिलहाल हालात में सुधार है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। गुस्से की जो चिंगारी भड़की वो फिलहाल शांत हो चुकी है।
नफरत के अंगारे, स्पॉट नंबर 2, नालंदा, बिहार। सासाराम में फसादी शोरों की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि बिहार का नालंदा नफरत की आग में धधक उठा। उपद्रवियों ने नालंदा में भी जमकर तांडव किया। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई और हिंसा, आगजनी की ऐसी तस्वीरें नालंदा से आई कि रूह कांप जाए। नालंदा में गुस्से की आग क्यों और किस वजह से भड़की, ये भी जानिए। दरअसल नालंदा में बजरंग दल का जुलूस निकल रहा था। जुलूस में करीब 20,000 लोग शामिल थे। लहरी थाना इलाके के गगन दीवान मोहल्ले में अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। जल्दी पूरे इलाके में तोड़फोड़ और आगजनी होने लगी। गोलियों की तड़तड़ाहट से नालंदा गूंज उठा। दो समुदायों की टक्कर से नालंदा सुलग उठा। आनन फानन में पुलिस एक्शन में आई। एसपी से लेकर डीएम तक हालात कंट्रोल करने ग्राउंड जीरो पर उतरे। सासाराम से लेकर नालंदा तक उपद्रवियों ने नीतीश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को ओपन चैलेंज कर दिया। हालांकि अभी दोनों जगह हालात कंट्रोल में हैं। और आपको ये बता दें कि वहां सासाराम से जो तस्वीरें आप देख रहे थे, जिस तरीके का बवाल वहां पर मचा है, इन्हीं तस्वीरों का साइड इफेक्ट अब ये हुआ है कि उस पूरे इलाके में अगले आदेश तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सासाराम में अगले आदेश तक इंटरनेट नहीं चलेगा। हिंसा को लेकर एहतियातन वहां इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई भी जानकारी जो भड़काऊ हो सकती है या अफवाह जो तेजी से आग की तरह फैल सकती है वो पहुंचने ना पाए। और हम भी आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि भगवान के लिए, खुदा के लिए शांति बनाए रखिए। आप किसी भी मजहब के क्यों ना हो, किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हो, ये बात समझ लीजिए कि हिंसा करने से, दंगा करने से कुछ हासिल नहीं होता। ये बेवकूफ़ी है, ये जहालत है। सिर्फ नुकसान होता है, सिर्फ संपत्ति का नुकसान होता है। न सिर्फ संपत्ति बल्कि आपसी भाईचारे में भी ऐसी दरार आती है कि फिर उसे पाट पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जख्म मिलते हैं जिन्हें भरने में सालों साल का वक्त निकल जाता है, लेकिन बावजूद उसके कुछ लोग उपद्रव करने से बाज नहीं आते। महाराष्ट्र और गुजरात में रामनवमी पर जो हिंसा हुई उसकी नई तस्वीरें अब सामने आ गई है। 30 मार्च को महाराष्ट्र के संभाजी नगर और गुजरात के वडोदरा में बवाल हुआ था, लेकिन इसी दौरान मुंबई के मलाड से भी हंगामे की खबरें सामने आई और इस हंगामे की तस्वीरें अब सामने भी आ रही है। हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि हर साल की तरह इस बार भी रामनवमी की शोभा यात्रा गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही जुलूस मालवनी इलाके से गुजरा, वहां दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और फिर पथराव की तस्वीरें भी दिखाई देने लगी। शोभा यात्रा के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि उन पर पथराव हुआ। हालांकि इसी दौरान पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की। लोकल लोगों के सपोर्ट के बाद दोनों पक्षों में टकराव को रोका गया। हालांकि आरोप ये लगा कि इस दौरान जुलूस में शामिल एक शख्स पथराव के चलते घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि अब सिचुएशन कंट्रोल में है। फोर्स को इलाके में तैनात कर दिया गया है, जबकि बवाल मचाने वाले लोगों की पहचान हो रही है। कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 200 से 300 लोगों के ऊपर एफआईआर लिया है। हमने पूरी मिरवनुक का, पूरे रूट का वीडियो शूटिंग, ड्रोन शूटिंग किया है और सबको उसमें आइडेंटिफाई करने का काम पुलिस कर रही है। जिन भी लोगों ने इस तरह का माहौल बिगाड़ने का कोशिश किया है, सबके ऊपर स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह संभाजी से लेकर वडोदरा तक अब सिचुएशन कंट्रोल में है। पुलिस का पहरा है, गश्त बढ़ा दी गई है, लेकिन एबीपी न्यूज के पास वो तस्वीरें हैं जिसमें संभाजी नगर और वडोदरा दोनों जगह उपद्रव मचाने वाले एक्सपोज हो रहे हैं। पहले फतेहपुरा, इसके बाद कुम्हारवाड़ा में पत्थरबाजी की घटना सामने आई। आरोप है कि जब शोभा यात्रा फतेहपुर इलाके में एक मस्जिद के पास से गुजर रही थी तो उस पर कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंके। इसके बाद दो गुट आमने सामने आ गए। इसी दौरान कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक्शन तेज किया, पड़ताल शुरू की और कई जगह दबिश दी गई। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी है। इनको पुलिस कोर्ट ले जा रही है क्योंकि इनकी जो तस्वीरें हैं वो कैद हुई थी सीसीटीवी में और पुष्टि हुई थी कि इन्होंने पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीती रात कई लोगों को हिरासत में लिया और अब उन्हें गिरफ्तार दिखाया गया है। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां इन आरोपियों की कस्टडी की मांग की जाएगी। जिस जगह पूरी हिंसा हुई वहां पास में ही हनुमान मंदिर भी है। मंदिर के पुजारी इस हिंसा के चश्मदीद है। हमारे रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह ने इस पूरी घटना पर उनसे बात भी की। मैं बाराती हूँ, मेरे घर से बारात निकलती है तो मैं तो धमाल करूँगा नहीं, सीधी बात है ना। मैं क्यों करेगा धमाल?
तो धमाल कौन करेगा? जिसके पेट में कुछ दुखता है या दर्द है, अपोजिट जो होता है, जिसको पसंद नहीं है सब चीज़, वही करता है। जहां तक पुलिस एक्शन का सवाल है तो ये महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ ओहर गांव इलाके में फिर पथराव हुआ। ये वही जगह है जहां रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने के दौरान झड़प हुई थी। कि यहाँ पे पत्थर दिख रहा होगा, इस पूरे इलाके में पत्थर ही पत्थर आपको हर जगह पे दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि पुलिस ने मौके पर आकर पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया, लेकिन इस पूरे मामले में 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 लोगों को ज्यादा चोटें आई है। तो देखिए, यहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो डिप्लॉय किया गया है, साथ ही स्पेशलाइज्ड फोर्स को भी बुलाया गया है ताकि ऐसी घटना दोबारा यहाँ पर ना हो। इसी दौरान संभाजी नगर में रामनवमी पर हुई हिंसा का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उपद्रवी सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि राम मंदिर के सामने जो हिंसा हुई थी उसी का ये वीडियो है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 400 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट मोड पर है। ऐसी हिंसा दोबारा न हो, उसके लिए अब सोशल मीडिया पर भी पुलिस 24 घंटे निगरानी रख रही है। तो देखा आपने, ये काम मुंबई यानी महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ और पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश से ऐसी कोई खबर नहीं आई। आपने नजर अगर डाली हो तो निगरानी और कंट्रोल का सवाल देखिए। दूसरे राज्यों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार से सीखना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में ये बवाल हो रहा था, रामनवमी को लेकर हिंसा और तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें आ रही थी, उस वक्त योगी के यूपी में शांति थी, कहीं कोई उपद्रव नहीं हुआ। योगी मॉडल दूसरे राज्यों के लिए इस पूरे मामले में नजीर बन गया, कोई दो राय नहीं। रामनवमी पर देश के चारों राज्यों में नफरत की चिंगारी भड़की तो बात दूर तलक गई। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, बिहार से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में रामनवमी पर हिंसक झड़पें हुई। चारों सूबों से आगजनी और तोड़फोड़ की कलेजा कपाने वाली तस्वीरें आई, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में माहौल शांत रहा। हिंसा तो छोड़िए, छोटी मोटी बहस तक की खबर सूबे से नहीं आई। इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी सीएम योगी को दे रही है। इस देश के अंदर जो अभी तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, संगठन हैं, वह इस प्रकार की हरकत करने का जरूर प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पूरा हिंदुस्तान राममय रहेगा। आने वाले समय में जैसा हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास का एक लक्ष्य लेकर काम करती है, इस प्रकार के सवाल के लिए स्थिति नहीं बनेगी। 4 राज्यों को इसलिए भी यूपी से सीखना चाहिए, इसलिए भी योगी मॉडल की पीठ बीजेपी थपथपा रही है, क्योंकि 22 करोड़ आबादी वाले यूपी में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, वो भी बिना किसी हो हल्ले के, बिना किसी फसाद के। खुद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस अमन का सेहरा सीएम योगी के सर बांधा। कानून व्यवस्था राज्य का अधिकार क्षेत्र का विषय है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था से जुड़े विषयों पर बहुत अच्छा काम किया है और मुझे विश्वास है कि जो अपराधी, अराजकता पैदा करने वाले, माफिया पुरानी सरकारों में संरक्षण पाकर सबल हुए थे, योगी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के परिणाम के कारण आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। लॉ एंड ऑर्डर पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसी का असर रामनवमी पर भी दिखा, जैसा कि खुद बीजेपी की दलील है। वैसे सियासी नजरिया जो भी हो, लेकिन ये सच है कि इतने बड़े सूबे में रामनवमी सौहार्द और शांति के साथ मनाई गई, जिससे यकीनन देश के दूसरे सूबों को भी सबक लेना चाहिए। अब तक तो क्या कहावत थी, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, लेकिन अब ये कहावत बदल गई है योगी के इस मॉडल के बाद। अब मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में हैं। ये वहां की पुलिस ने कर दिखाया है, लेकिन ऐसा ही कुछ कारनामा अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कर दिखाए पंजाब की पुलिस। इस मामले में पंजाब की पुलिस का आना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस के हाथ खाली है। पंजाब पुलिस के साथ हाइड एंड सीक वाला खेल, ये भगोड़ा लगातार खेल रहा है। पुलिस दावा करती है कि पंजाब के 300 डेरों की तलाशी हो रही है, डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 10,000 जवानों के ऑपरेशन में तैनात करने की भी बात सामने आई, लेकिन पुलिस अब भी बगले ही झांक रही है। वीडियो सामने आता है लेकिन अमृतपाल हाथ नहीं आता, ऑडियो सामने आता है लेकिन अमृतपाल का सुराग नहीं मिलता। करीब 2 हफ्ते पहले फरार हुआ मुल्क का गद्दार कहाँ है?
पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के करीब 10,000 ऑफिसर्स और जवान इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। ये होशियारपुर का हरखोवाल डेरा है। अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बड़े आला अधिकारी हैं वो लगातार अपने जो टीम है उनके साथ होशियारपुर और अलग अलग इलाकों में गाँव में जाकर जगह जगह जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाए हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस को ये अभी भी लग रहा है कि जो अमृतपाल है वो होशियारपुर या उसके आसपास के ही किसी इलाके के अंदर छुपा हुआ हो सकता है। अमृतपाल आखिरी बार होशियारपुर में ही देखा गया था, इसीलिए इस इलाके में पुलिस डोर टू डोर तलाशी अभियान चला रही है और उसकी नजर डेरों पर भी बनी हुई है। पुलिस 300 डेरों में तलाशी अभियान चला रही है। खबर है कि अमृतपाल किसी डेरे में ही छुपा हो सकता है। इसी बीच पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के 2 वफादार जोगा सिंह और चरणजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जोगा सिंह 28 मार्च को मोबाइल खरीदने साहनेवाल पहुंचा था। नांदेड़ साहिब की कार में सवार जोगा सिंह की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से ही पुलिस अलर्ट थी और अब वो गिरफ्त में है। भगौड़े अमृतपाल का दूसरा साथी है चरणजीत, उसे भी जालंधर देहात से पुलिस ने पकड़ लिया। अमृतपाल 2 दिन पहले होशियारपुर में जिस गाड़ी में सवार होकर भागा था उसे चरणजीत सिंह ही चला रहा था। इस बीच पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले अमृतपाल को लेकर खुफिया सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपने पिट्ठू अमृतपाल के सफाये के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। ISI अमृतपाल को नुकसान पहुंचाकर पंजाब को सुलगाने की कोशिश कर सकती है। यही वजह है कि भारतीय जांच एजेंसियों को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अमृतपाल को ISI की गिरफ्त में पहुंचने से बचाना भी है और उसे गिरफ्तार करना भी है। ISI का पिट्ठू है, ISI का सबसे बड़ा वायरस है जो हिंदुस्तान को खतरे में डाल रहा है। एक और वायरस आपको और हमको परेशान कर रहा है, जिसे लेकर एजेंसियां सतर्क है। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। लगातार 2 दिन में 6,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 15,000 हो चुकी है। दिल्ली में तो संक्रमण की जो रेट है वो 12% के पार हो चुकी है और इसीलिए सावधान। 3095 ये आंकड़ा है देश के उन लोगों का जिनकी 30 मार्च को कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहाँ नोट करने वाली 2 बातें हैं। पहली ये कि लगातार दूसरे दिन कोरोना का डेली मीटर 3000 के पार गया है और दूसरी बात ये कि बीते 6 महीनों में ये कोरोना का हाईएस्ट डेली मीटर है। दिल्ली में कोरोना ब्लास्ट के खतरे को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों को वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट का 10% पर जाना अलर्ट रहने का एक सिग्नल तो है। ये सडन जंप जो है ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। जितने भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं सबको बोल दिया गया है कि आइसोलेशन वार्ड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए रखे हैं। इस वक्त देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 15,208 हैं। कई हाईटेक शहरों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग को मॉक ड्रिल की जरूरत पड़ गई है। इसमें हमने सभी हमारे जो सरकारी संस्थान हैं और जितने प्राइवेट संस्थान हैं, चाहे लैब्स हैं हमारी, सबके साथ मीटिंग बुलाकर हमने इनको दोबारा से अपने जितने संसाधन है वो दुरुस्त करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कोविड की बढ़ती हुई आशंका को नकारा नहीं जा सकता और इसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में 10 और 11 को मॉक ड्रिल भी की जानी है। कोरोना के जितने केस सामने आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा मामले XBB 1.16 वेरिएंट के हैं। राज्य सरकारें जीनोम सीक्वेंसिंग पर तो गंभीर हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल पर अभी भी जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि वायरस भीड़ के बीच ही घूम रहा है। वैसे आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठा रहे केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएम की डिग्री की जानकारी मांगी। ये मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने केजरीवाल पर जुर्माना लगा दिया और जुर्माना है पूरे 25,000 का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर यह जुर्माना क्यों लगा, इसकी पूरी हकीकत आपको बताएं, उससे पहले सुन लीजिए कि आम आदमी पार्टी किस कदर भड़की है। भाई CIC ने आदेश किया विश्वविद्यालय को मोदी जी ने कहा भाई तुम जाओ हाई कोर्ट, हमारी डिग्री नहीं बताना है तुम्हें, वो चले गए हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया। इसमें जुर्माने का सवाल क्या आ गया? आपसे कोई पूछ ले भैया आपकी डिग्री क्या है, तो आप कहोगे जुर्माना तुम्हारे ऊपर। दरअसल
साल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC ने दिल्ली और गुजरात यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी उपलब्ध करवाएं। तब केजरीवाल ने RTI लगाकर पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने CIC के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिस पर अब फैसला आया है। गुजरात हाई कोर्ट ने आज केजरीवाल को बड़ा झटका दिया और जस्टिन बीरेन वैष्णव ने पिटीशन पर कड़ी टिप्पणी दी। ये जजमेंट के बहुत मल्टीपल इफेक्ट्स होंगे। ये एक स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें छुपा सकता है और एक इलेक्टेड कैंडिडेट अपनी डिग्रीज को पब्लिक में डिस्प्ले में लगा सकता है, बता सकता है, उसकी प्रामाणिकता चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फैसले के बाद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके अपना गुस्सा एक सवाल के जरिए जाहिर किया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।